कि 20 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस ने जिस ऑपरेशन की शुरुआत की है इसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस ये पेश किया है। नीरज चोपड़ा ने 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीता है गोल्ड मेडल। रिसेंटली रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीलंका में रिसेंटली भारत के द्वारा यूपीआई सर्विस की शुरुआत की गई है, फोन पे ने की है। ठीक है। नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए प्रमुख के रूप में डेविड सलवागनी की नियुक्ति की है। वर्ल्ड इक्वेटिक्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है भूटान में। और किस राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का निधन हुआ? राजस्थान की। इस साल 2024 में कुल 10 लोगों को लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि 2015 से 24 के लिए होगा, कुल 10 लोगों को। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। हाल ही में किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है पड़ोसी पाकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता आप कह सकते हैं रेंज जो कि 400 किलोमीटर तक की है। उन्नत नेविगेशन, अद्वितीय प्रक्षेप वक्र और गतिशील सुविधाओं से लैस फतह 2 मिसाइल जो है ये रक्षा प्रणालियों को हराने के लिए डिजाइन किया गया है और पाकिस्तान की आर्टिलरी डिवीजनों में से शामिल किया जा रहा है। बात की जाए पाकिस्तान की तो आप सभी जानते हैं ये इंडिया के कंधे पर बैठा देश है। पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है और इसी पाकिस्तान में हम पढ़ते हैं ग्वादर पोर्ट, ग्वादर बंदरगाह। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी रुपया है। राष्ट्रपति अभी हाल ही में आसिफ अली जरदारी बने हैं, प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ है। हाल ही में करंट अफेयर में हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली भारत की योग पद्धति को अपनाया है और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के रूप में इसाक डार की नियुक्ति की गई, जो कि पहले यहाँ के विदेश मंत्री हुआ करते थे। अब यहाँ पर देखिए, आज तो मैंने मैप ऐड नहीं किया है, एक एडिशनल जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगी सी पैक कॉरिडोर के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। जैसे कि इधर आपको मालूम है कि भारत के कंधे पर बैठा है चाइना, जो कि मैकमोहन लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है, और रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से सेपरेट होने वाला पाकिस्तान भारत के दूसरे कंधे पर बैठा है। और ग्वादर पोर्ट की लोकेशन मैंने आपको दिखाई ही है। बीच में इंडिया है। तो यहाँ यदि आप देखें ना तो चाइना का जो काशगर प्रांत है ये भारत के जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के इस ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट हो चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है चाइना की, उसी के अंतर्गत आप कह सकते हैं। हालांकि जब ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम दर्रा होते हुए निकल रहा था तो भारत ने इस पर ऐतराज भी जताया था, भारत ने विरोध भी किया था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ। अब तक क्या होता था ना कि चाइना को अपना जो सामान है वो इन अफ्रीकी कंट्री या यूरोपियन कंट्री में भेजने के लिए ये पूरा पैसिफिक ओशन का चक्कर लगाना पड़ता था। अब ये जो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया, जिसके बाद से चाइना का सामान डायरेक्ट ही यहाँ ग्वादर पोर्ट पहुंच जाएगा। ग्वादर पोर्ट के माध्यम से फिर इधर सेंट्रल एशियाई कंट्री, अफ्रीकी कंट्री से इसकी नजदीकी रहेगी। तो यहाँ से मैं आपको सी पैक कॉरिडोर समझाना चाह रही थी। अब यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शन की, जो कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेट करेंगे, तो अमेरिका से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको ये बताया है नासा और इसरो का जो मिशन है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर के, जिसका नाम है निसार। फिर मैंने आपको बताया था नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैक्सा जापानीज स्पेस एजेंसी, इन दोनों के बीच में करार है दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाने के लिए, जिसका नाम है लिग्नोसैट 2। हाल ही के दिनों में हमने देखा है आर्टेमिस 2 मिशन, जो कि इसका मून मिशन है। इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की गई, जिसमें कि पहले अश्वेत का नाम बता देती हूँ, ये है विक्टर ग्लोवर। और पहली महिला जो इसमें शामिल हुई है इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। रशिया से आप रिलेट कर सकते हैं, अंगारा रॉकेट का सफल परीक्षण इसने किया है। और चाइना ने एक सिक्के के आकार से भी छोटी, दुनिया की सबसे छोटी कह सकते हैं, परमाणु बैटरी का आविष्कार किया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में रक्षा पर 12वां भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह ये कहां पर आयोजित किया गया? रिसेंटली आयोजित किया गया है मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया के उलान बटोर में ये 16 और 17 मई को आयोजित किया गया। भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? तो इसमें भारत पक्ष का नेतृत्व किया है रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने, और मंगोलिया की तरफ से नेतृत्व किया गया है राज्य सचिव ब्रिगेडियर जनरल कंकुया दवाग दोर्जे ने।
भारत ने 24 दिसंबर 1955 को अत्याधुनिक मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इसकी कैपिटल उलान बटोर है, करेंसी तुगरिक है, आधिकारिक भाषा मंगोलियाई है और राष्ट्रपति उखनागिन कुरिल सुख हो जाएंगे। अच्छा, मंगोलिया की संसद का नाम भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, खुरल, ये आप रिलेट कर सकते हैं। अब भारत ने क्या क्या होस्ट किया है, देखिए लास्ट ईयर भारत G20 होस्ट कर चुका है, जिसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत कर चुका है। ये मैं 2023 की बात कर रही हूँ। यहाँ से एडिशनल तौर पर मैं आपको बता देती हूँ 2024 में भारत ने क्या होस्ट किया है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। आपको मालूम है ना, 27 साल बाद भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होस्ट की थी, जिसका आयोजन किया गया था कहां पर, मुंबई में, जिसमें कि विजेता कौन रही थी, क्रिस्टीना पिजकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से है। ब्राजील इस साल क्या होस्ट करने जा रहा है, तो 2024 का जो G20 समिट है ब्राजील होस्ट करेगा। 2024 का जो G7 समिट है ये होस्ट करेगा इटली। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी को T20 वर्ल्ड कप का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया है, तो ये घोषित किया गया है स्कॉटलैंड के द्वारा। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने भारत की कर्नाटक स्थित नंदिनी डेयरी को T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के जो एमडी है MK जगदीश है। इससे पहले अमूल को श्रीलंका मेंस टीम और यूएसए पुरुष क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीकी टीमों के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नियुक्त किया गया था। अमूल के बारे में आप सभी जानते होंगे, गुजरात की एक कंपनी है। T20 वर्ल्ड कप आपको मालूम है अभी जून के महीने में 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका होस्ट करने जा रहे हैं इसे, जिसमें कि भारत के कैप्टन ये कौन है, रोहित शर्मा भारत की तरफ से, और जो एम्बेसडर है ये है युवराज सिंह। हालांकि ग्लोबली यदि हम देखें तो जमैका के धावक उसेन बोल्ट भी इसके एम्बेसडर चुने गए हैं। अब यदि मैं सभी ऑप्शंस की बात करूं ना, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसने महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप था 2023 वाले फीफा वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही हूँ, इसकी मेजबानी इन्हीं दोनों कंट्री ने मिलकर की थी, जिसमें कि विजेता कौन था, विजेता रहा था स्पेन। जबकि पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप था, हालांकि इसे हुए तो अब 2 साल होने जा रहे हैं, पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप 2022 दिसंबर में हुआ था, जिसमें कि विजेता रहा था अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। और 2022 में ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स रहे थे, ध्यान दीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में होते हैं, तो ये हुए थे इंग्लैंड के बर्मिंघम में। देखिए इस क्वेश्चन में ना स्पोर्ट्स के इवेंट का डिस्कशन था, इसलिए ऑप्शन के थ्रू मैंने स्पोर्ट्स के ही इवेंट रिलेट किए हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इवेंट एंड समिट वाला था, तो वैसे इवेंट समिट मैंने रिलेट किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा रहता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन सेट किए जाते हैं, ताकि एक क्वेश्चन से 4 एडिशनल फैक्ट आप लोग रिलेट कर सके। सवाल नंबर 4 है, 16 मई 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो इसमें से जो सिक्किम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 16 मई को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था, और सिक्किम को भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत शामिल किया गया था। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, चाइना, नेपाल और भूटान। इसकी कैपिटल हो जाएगी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य। नेशनल पार्क में काजीरंगा नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये सिक्किम ही है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला जो पहला पूर्वोत्तर भारत का राज्य बना है ये सिक्किम ही बना है। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। बिहार ये अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, 22 मार्च को, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5वां सवाल है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है मई महीने की 17 तारीख को। विश्व दूरसंचार दिवस दुनिया भर के व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को हमारी परस्पर दुनिया को आकार देने में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व की भूमिका को पहचान देने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। 17 मई 1865 में ही अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी,
हालांकि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 2005 से की गई। इस बार की थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मई महीने में ही कुछ इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं। एक तो देखिए इंटरनेशनल फैमिली डे है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, जो कि मई महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है। फिर जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। थैलेसीमिया डे और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये मनाया जाता है 8 मई को। 3 मई का डे आप ना भूलें, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसी दिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें भारत की अपडेटेड रैंक है 159। 180 देशों में 159 प्लेस पर है भारत, टॉप पर नॉर्वे है, लास्ट में इरिट्रिया है। सवाल नंबर 6, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का रिसेंटली निधन हुआ है? तो ये सम्मानित की गई थी पद्मश्री से। पद्मश्री जो कि भारत सरकार का चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो मालती जोशी का अभी रिसेंटली 90 की उम्र में निधन हुआ। मालती जोशी हिंदी और मराठी भाषा में अपने काम के लिए जानी जाती थी। 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और कॉलेज में वह मालवा की मीरा के नाम से भी मशहूर थी। भारत सरकार का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये है भारत रत्न। आपको मालूम है 5 लोगों को मिला है, जिसमें कि 4 मरणोपरांत है और इकलौते जीवित व्यक्ति जिन्हें मिला है ये है भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी। और पद्म विभूषण दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, तीसरा हो जाएगा पद्म भूषण, चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। सवाल नंबर 7वां है, लॉरेंस वोंग रिसेंटली कहां के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं? देखिए ये पहले ही चुन लिए गए थे कहां के प्रधानमंत्री, सिंगापुर के, लेकिन अब इन्होंने शपथ भी ले ली है। राष्ट्रपति थर्मन सनमुगनरत्नम ने लॉरेंस वोंग को शपथ दिलाई है और ये किनका स्थान ले रहे हैं? ली सियून लुंग का। ली सियून लुंग ये सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू के बेटे हैं, है ना। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी यहाँ की डॉलर हो जाएगी। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित की जाती है। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो बांग्लादेश की 5वीं बार जो प्रधानमंत्री बनाई गई है शेख हसीना बनाई गई है। इंडोनेशिया की जो राष्ट्रपति है प्रबंतो सुबियंतो बनाए गए हैं। और आयरलैंड के रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था कि सबसे युवा यहाँ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं इनका नाम क्या था? तो इनका नाम हो जाएगा साइमन हैरिस। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहले तो है AYB, दूसरे है एन वेणुगोपाल, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। AYB कृष्णा इनका नाम है, असम मेघालय कैडर के 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर है और वर्तमान में सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के रूप में सेवारत है। जबकि एन वेणुगोपाल हिमाचल प्रदेश कैडर के अनुभवी आईपीएस ऑफिसर है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1963 में की गई। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रवीण सूद वर्तमान में इसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। ऑप्शन में एक ऑप्शन बच रहा है AM खानविलकर का, जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लोकपाल के रूप में की गई। आप ये जरूर याद रखें, लोकपाल का पद भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? स्वीडन के संविधान से। सवाल नंबर 9वां है और ये 9वां सवाल पढ़ने से पहले मैं तो एक्सट्रीमली सॉरी आप लोगों को कहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप चेक कीजिएगा 14 मई के करंट अफेयर में क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसमें मैंने पढ़ाया था। सारी चीजें सही थी, मे बी टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ था हाल ही में नागालैंड की पहली महिला डीजीपी कौन बनी, ये सवाल लिखा हुआ था और डिटेल जो मैं मेंशन करी थी ये थी मेघालय की। तो डिटेल सब कुछ सही थी, नाम सब कुछ सही था, इमेज सब कुछ सही थी, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और मैं ये चेक नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं खुद से आप लोगों से माफी मांग रही हूँ कि कभी कभी ये चीजें हो जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम में ये चीजें अपडेट कर दी गई, टेलीग्राम में मैंने सुधारा भी था और जो 14 मई की फाइल थी उससे भी ये चीजें मैंने अपडेट कर दी थी, तो इसलिए रिविजन के तौर पर इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। सवाल है हाल ही में मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनाई गई है? आंसर हो जाएगा इदाशिशा नोंगरंग। ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है और इन्होंने लज्जा राम बिश्नोई का स्थान लिया है 19 मई को, यानी कि कल ही के दिन से। वर्तमान में नोंगरंग ये मेघालय नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक और खासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। बाकी 3 समुदाय मैंने मेघालय के आपको बताए थे, गारो, खासी, जयंतिया है। ऑप्शन के थ्रू यदि आप देखें ना तो महाराष्ट्र की जो डीजीपी बनाई गई थी रश्मि शुक्ला बनाई गई थी। शीतल देवी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की
राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी थी सुमन कुमारी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? ये भी सवाल मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका आंसर है सुनील छेत्री। आज ऐड मैंने इसलिए किया है क्योंकि इनकी कुछ उपलब्धियां यहाँ से मैंने ऐड करी है। पहली बात तो इन्होंने ये कह दिया है कि 6 जून को कुवैत के खिलाफ जो मैच खेला जाएगा, इसके बाद ये संन्यास ले लेंगे इंटरनेशनल फुटबॉल से। ठीक है। सुनील छेत्री ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ। वे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं, यानी कि 94 गोल किए इन्होंने। 2011 में इन्हें अर्जुन अवार्ड, 2021 में खेल रत्न और 2019 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। जेरेमी लालिंगवा ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा ये रिलेटेड है जेवेलियन थ्रो से, भाला फेंक से। हरमनप्रीत सिंह ये रिलेटेड हो जाएंगे हॉकी से। स्टैटिक में हम कुछ इंटरनेशनल लाइंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आज क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने बताया है मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन के बारे में, जो कि भारत चाइना और भारत पाकिस्तान को सेपरेट करती है। 70 पैरेलल लाइन है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को। 24 पैरेलल लाइन भारत पाकिस्तान। 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। 49 पैरेलल लाइन है अमेरिका कनाडा। हिंडनबर्ग लाइन ये है जर्मनी पोलैंड के बीच। ओडरनेसी जर्मनी पोलैंड के बीच और मैगिनॉट है जर्मनी फ्रांस के बीच। मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि चाड के प्रेसिडेंट का चुनाव रिसेंटली किसने जीता है? राइट आंसर था इदरीस डेबी। आज का सवाल है, रिसेंटली इफ्को के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम मिलेंगे